सभी साथियों को गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से मैं चेतन शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पार्ट 3। पिछले 2 पार्ट में हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पढ़ चुके हैं एसएससी एमटीएस 2024 के, जिन सवालों को करने में स्टूडेंट्स को बहुत समस्याएं थी। मैंने आपको बताया भी था कि हम जिस मुहिम को चला रहे हैं एसएससी एमटीएस के लिए, वो ये है कि पहले हम उन सवालों को करेंगे जो बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे, कठिन से सरल की ओर बढ़ते हुए एसएससी एमटीएस की परीक्षा में आने वाले सारे सवालों का विद सॉल्यूशन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे सारा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा 2024 में आए कठिन से सरल सवालों का हल। 2 पार्ट हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। टेलीग्राम पे हमारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ सेम टू सेम आपको वही टेलीग्राम पे मिल रहा होगा। वहां पे आप अपना कंटेंट, अपने नोट्स, अपने कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं। यहाँ आप अपना सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। क्योंकि अगर किसी सवाल में 1 बार आपको डाउट आ गया तो जरूरी है कि दोबारा भी आ सके, तिबारा भी आ सके, तो उस कॉन्सेप्ट को पकड़ के पूरा क्लियर कर दीजिए। ठीक है बेटा, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल को पढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है? एक दवा कैप्सूल एक सिलेंडर के आकार का होता है जिसके प्रत्येक सिरे पर 2 गोलार्ध लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, एक सिलेंडर आकार का कैप्सूल बना लिया। वो ये कह रहा है कि इस तरीके से बनाओ सर। ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है और इसके ऊपर वाले इलाके में, ऊपर वाली सतह पे एक अर्धगोला और नीचे वाली सतह पे भी क्या लगा हुआ है, एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल कैप्सूल जैसी शेप बनी हुई है। कह रहा है इसकी जो लेंथ है ना वो 15 है। पूरी लंबाई समझना बेटा, पूरी कैप्सूल की लंबाई कितनी है? 15 है। यहां से आप गलती करने के चांसेस हो सकते हैं कि आप क्या करते हो, यहां से सिलेंडर की लेंथ को मान लेते हो 15। नहीं, पूरी लेंथ कितनी दे रखी है? 15 दे रखी है। ठीक है, वो कह रहा है इसका व्यास जो है, कैप्सूल इसका जो व्यास है वो 6 है। एक बात बताओ, अगर मैं इसका ये सेंटर पॉइंट मान लूं और अगर इसका व्यास 6 है तो इसकी रेडियस 3 होगी, इसकी रेडियस भी 3 होगी। और मुझे पता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक रेडियस है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 3 होगी। यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस भी कितनी होगी? 3 होगी। अगर मैं पूरी 15 में से ये 3 माइनस कर दूं और ये 3 माइनस कर दूं तो 6 माइनस हो गया। तो आपका जो ये सिलेंडर होगा, इसकी जो लेंथ होगी, ये टोटल कितनी निकल के आ जाएगी? मेरे पास 9 निकल के आ जाएगी। एग्री करते हैं आप इस चीज से? कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? आपसे पूछ रहा है, टीएसए निकाल के बताइए टोटल सरफेस एरिया आपका कितना होगा। चलिए सर अपन करते हैं इसको। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेता हूं। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? ये होता है सर बेस का एरिया इंटू, सॉरी, बेस का पेरीमीटर इंटू इसकी हाइट, टोटल सरफेस एरिया। तो आप कहोगे इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? बेस 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है? 3, इंटू हाइट कितनी है इसकी? 9, प्लस इस बाहर वाले पोर्शन का तो निकल गया, इस सिलेंडर का ये आउटर सरफेस और इस हेमीस्फीयर की आउटर सरफेस और इस हेमीस्फीयर की आउटर सरफेस बची हुई है। दोनों बराबर बराबर होंगे क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है? बराबर है। तो ट्वाइस टाइम, अगर मैं एक का निकाल लो, एक का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू पाई इंटू, अगर मैं आर की बात करूं तो 3 का स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चलिए सर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप कहेंगे यहां से अगर इन दोनों से मैं पाई कॉमन ले लूं या 2 पाई को पाई कॉमन ले लेते हैं, चलिए देखा जाएगा जो होगा लास्ट में। यहां बच गया 9 इंटू 3 7, 27 होती है, 27 दूनी 54, 54 प्लस, और यहाँ आपका बच रहा होगा पाई, अगर 9 दूनी 18 दूनी 36, 36, दोनों को ऐड करेंगे 50,
30 80 और 10 90। इसको मैंने लिख दिया 22/7 इंटू 90। सर इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 इंटू 11, समझना, तो 180, तो 180 को 11 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान हो जाएगा। बाकी अगर आप कर सकते हो तो 90 ये भी आराम से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर ये कुछ और नंबर होता तो आपको प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने बता दिया। 0 8 8 प्लस 0 0 हो गया सर, ठीक है। 8 प्लस 0 8 हो गया। 11 88 8 बचे, 11 कम 11 और 8 198/7। जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे बेटा तो ये कट जाएगा कितनी बार, 7 2 7 दूनी 14, 5 बच गया, 7 8 56, 56 2 बच गया। तो ये मेरा कितनी बार, 7 या 21, लगभग 3 बार कट जाएगा। 282 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। लेकिन पड़ोस की वैल्यू पूछ रहा है तो पड़ोस की वैल्यू 283 के आसपास, 283। आपका कौन सा आंसर आ जाएगा सर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, अगर आप छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एक दुकान में 2 प्रमोशनल ऑफर है। एक दुकान वाला क्या कह रहा है, कस्टमर को लुभाने के लिए ऑफर तैयार कर रहा है। कैसे ऑफर तैयार कर रहा है, 3 शर्ट खरीदे, आप 3 शर्ट खरीदने आइए, 3 शर्ट का पैसा दीजिए और 1 शर्ट मुफ्त ले जाइए। मतलब आपने कितना 3 का पैसा दिया, आपको 1 शर्ट फ्री की मिल गई, तो आपको टोटल कितनी शर्ट मिली सर, 4। यहां ध्यान रखना पड़ता है कि हमें टोटल आर्टिकल कितने प्राप्त हो रहे हैं। आपको कितनी शर्ट मिली, टोटल 4 शर्ट मिल गई। 4 में से फ्री की कितनी थी, केवल 1 थी, बाकी 3 का आपने पैसा दिया था। तो अगर मैं डिस्काउंट निकालना चाहूं तो कहूंगा केवल 1 शर्ट फ्री मिली आउट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप कहेंगे कि मुझे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितने परसेंट का मिल रहा है बेटा, 25% का। आप 1 शर्ट खरीदो, आप 2 शर्ट खरीदो, आप 3 शर्ट खरीदो, आप 4 शर्ट खरीदो, इसका मतलब वो हमेशा जो डिस्काउंट देगा वो कितने परसेंट की दर से देगा, आपको सीधा सीधा वो 25% की दर से डिस्काउंट दे रहा है, या अंकित मूल्य पर 25% की छूट। वो कैसे लुभा रहा है, वो कह रहा है 3 पे 1 फ्री ले जाओ, ये भी 25% है। कह रहा है कि अगर 3 पे 1 नहीं ले जाना चाहते हो तो जो भी मार्क प्राइस है उसे कितने परसेंट की छूट ले लीजिए, 25% की छूट ले लीजिए। दोनों बराबर बराबर हैं। कोई ग्राहक दोनों ऑफर का उपयोग करके 5 शर्ट खरीदता है तो उसे कुल मिलाकर कितनी छूट मिलेगी। देखो भैया, ऐसा नहीं होता कि अगर 1 शर्ट खरीद रहे हो और 1 शर्ट पे आपको अगर 25% का डिस्काउंट मिल रहा है तो दूसरी पे भी 25 मिलेगा, तीसरी पे भी 25 मिलेगा, तो 3 शर्टों पे 75% डिस्काउंट हो गया। 4 शर्टों पे आपका कितने परसेंट डिस्काउंट हो गया, ऐसा नहीं होता। वो सीधा सीधा क्या बोलता है कि जितना भी डिस्काउंट है, 1 शर्ट खरीदोगे तो भी 25% का डिस्काउंट मिलेगा, 5 शर्ट खरीदोगे तो भी 25% का डिस्काउंट मिलेगा, तो टोटल डिस्काउंट आपका कितना हो जाएगा, 25%। आई मेरी बात समझ में, चलिए। सर वो कह रहा है एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है और यह राज मधुर को 9 सेकंड और 10 सेकंड में पीछे छोड़ जाती है। पीछे छोड़ने का मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, राज और मधुर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। पीछे से आने वाली ट्रेन ने इनको क्या कर दिया होगा बेटा, क्रॉस कर दिया होगा। जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रहे हैं। रेलगाड़ी x मीटर लंबी है तो x का मान बताइए क्या होगा। वो सीधा सीधा पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। देखिए सर, अगर यहां से ट्रेन की लेंथ ली जाए तो आप सीधा सीधा कहेंगे, मान लीजिए कोई ट्रेन है, ये किसी आदमी को क्रॉस करती है। आदमी भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, और आदमी चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आदमी को पार करने में केवल और केवल कितना सेकंड लिया इसने, 9 सेकंड लिया। मैंने मान लिया कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर है। अब आप मुझे बताओ, जब एक ट्रेन एक आदमी को पार करती है तो केवल खुद की लंबाई के बराबर दूरी चलती है, जितनी भी इस ट्रेन की लेंथ होगी उतनी दूरी चलेगी इस आदमी को पार करने में। तो आप कहेंगे कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड कितनी से जाएगा, ए से ये चल रहा है -2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
आप कितने सेकंड तक चले होगे सर? 9 सेकंड तक चले होगे, और आपने इन 9 सेकंड में ट्रेन की लंबाई के बराबर चल लिया होगा। आगे यही ट्रेन एक दूसरे आदमी को जो 4 की स्पीड से चल रहा है, इस ट्रेन की स्पीड अभी भी 1 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अगर ये इसको पार करती है ना, तो इसको पार करने में कितने सेकंड लगते हैं? 10 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड। तो आपने कहा कि a-4 की स्पीड से जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड के लिए अपन माइनस कर देते कि नहीं करते? a-4 की स्पीड से अगर ये 10 सेकंड तक चल ले तो ट्रेन खुद की लंबाई चल लेगी। और यार इस कंडीशन में भी ट्रेन की लंबाई और इस कंडीशन में भी ट्रेन की लंबाई, दोनों कंडीशन में ट्रेन की लंबाई बराबर आएगी कि नहीं आएगी? आप मुझे बताइए। बिल्कुल बराबर होगी। अगर दोनों कंडीशन में ट्रेन की लेंथ बराबर है तो इसको सॉल्व कर लीजिए। चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी। आप कहेंगे 9a माइनस 18 इज इक्वल्स टू 10a माइनस 40। ठीक है, तो ये बचा मेरे पास सिंगल ए, और सिंगल ए की वैल्यू 40 में से 18 माइनस करेंगे कितनी आ जाएगी? 22। तो आप कह सकते हैं कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 22 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन की जो स्पीड है वो 22 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हमें तो निकालना था द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लंबाई। तो एक बात बताइए, ये 22 से चल रहा है, ये 2 से चल रहा है, तो ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है? क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो आप कहोगे दूरी, स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कर लिया मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है बेटा, आगे चलिए। फिर कह रहा है कितने सेकंड में पार कर गया? 9 सेकंड में पार कर गया। और सेकंड को अगर मैं किस में चेंज कर दूं, इसको सेकंड में रहने देते हैं, तो अपना आंसर मीटर में निकल के आ जाएगा। चलिए, 9 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 10 बार, और इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो आप कहेंगे कि आपकी ट्रेन की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? 50 मीटर हो जाएगी। चेक कर लीजिए सर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो यहां से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया सर? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में बेटा? चलो, वो कह रहा है पेनिल, फिनाइल है एक्चुअल में, फिनाइल और पानी का एक घोल है। तो आप कह रहे हो हमारे पास एक सॉल्यूशन है फिनाइल और वाटर का। ठीक है सर, और ये जो घोल है टोटल ये कितने लीटर का है? 28 लीटर का है। ये जो टोटल घोल है ये हमारे पास कितने लीटर का है? 28 लीटर का है, जिसमें फिनाइल और पानी का अनुपात 4:7 है। अगर इसमें फिनाइल 4 है तो वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। एक बात बताइए, अगर ये 4 है ये 3 है तो टोटल कितना हो गया? 7। अरे टोटल कितना हो गया? 7 यूनिट, और 7 यूनिट आपको किसके बराबर दे रखा है? 28 के। तो आप कह सकते हैं कितने गुना है? 4 गुना है। तो यहाँ से फिनाइल की क्वांटिटी जो होगी वो 16 लीटर हो जाएगी, और हमारे पास वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? 12 लीटर हो जाएगी। अब आगे क्या बोल रहा है? 21 लीटर फिनाइल और पानी का घोल, जिसमें फिनाइल और पानी का जो अनुपात है वो 2:1 है। अब देखो मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। फिनाइल कितना है? 2, पानी कितना है? 1, तो टोटल कितनी क्वांटिटी हो गई? 3। लेकिन आप कह रहे हो टोटल क्वांटिटी आपके पास कितनी है? 21 लीटर की है। कितने गुना है? 7 गुना है। तो इसमें 7 गुना फिनाइल होगा और 7 गुना पानी होगा, तो आप कहेंगे यहां से 14 लीटर तो क्या हो गया? फिनाइल, और 7 लीटर क्या हो गया? पानी। 28 लीटर फिनाइल और पानी के घोल में मिलाया जाता है। आपने क्या किया? इसमें 21 लीटर और ऐड कर दिया। इसमें क्या कर दिया? 21 लीटर और ऐड कर दिया, जिसमें 14 लीटर फिनाइल था और 7 लीटर क्या था? वाटर। तो फिनाइल फिनाइल के साथ ऐड कर दिया, वाटर वाटर के साथ ऐड कर दिया। चलिए, फिर से 51 लीटर फिनाइल का घोल, जिसमें फिनाइल से पानी का जो अनुपात है 9:8 है। अगर फिनाइल 9 है और पानी 8 है तो 9 और 8 टोटल कितना हो गया? 17। लेकिन ये 17 लीटर की जो क्वांटिटी है वो आपको किसके बराबर दे रखी है? 51 के बराबर। कितने गुना है? 3 गुना। तो आप कहोगे कि इसमें 3 गुना और 3 गुना कर देंगे तो यहाँ पे फिनाइल की जो मात्रा होगी वो 27 लीटर और हो जाएगी,
पानी की जो मात्रा होगी 24 लीटर और हो जाएगी। तो यहां से देख लीजिए सर, वो सीधा सीधा आपसे क्या पूछ रहा था, अंतिम मिश्रण में पानी का और फिनाइल का अनुपात, उल्टा पूछ रहा है वाटर का और फिनाइल का रेशो कितना होगा। चलो सर इसको अपन एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसको जब आप जोड़ोगे 6 और 4 10 और 7 17 का 7 एक बच गया, 2 3 4 और 1 5, तो यहाँ तो आ गया जी 57। दूसरा जोड़ेंगे तो पता चलेगा 4 और 2 6, 13 का 3 एक बच गया, ये आ गया 43। तो 54 रेशो, लेकिन उल्टा पूछ रहा था वो पूछ रहा था पानी का और फिनाइल का रेशो। तो आप बताएंगे 43 के साथ रेशो कितना बनेगा, 57 बनेगा। आई मेरी बात समझ में? 43 रेशो 57, 43 रेशो 57, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन हमारा यहां से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वास्थ्य क्लब में 55% सदस्य महिलाएं हैं। अगर मैं मान लूं कि टोटल हमारे पास 100 कैंडिडेट हैं, तो उनमें से फीमेल जो होंगी वो बताई जा रही हैं कितनी है, 55। आई बात समझ में? 55%, 56% सदस्य महिलाएं हैं, 56 महिलाएं हैं। तो सर यहां से मेल जो होंगे 44% क्या होंगे, मेल हो जाएंगे। चलो अच्छी बात है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लूं तो 4 से कट जाएगा 14 बार, 4 से कट जाएगा 11 बार, और 4 से सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर टोटल 25 सदस्य थे, उनमें से 14 महिलाएं हैं और 11 कौन है, पुरुष है। पुरुषों का औसत 35 है और महिलाओं का औसत आयु, ठीक है, एक स्वास्थ्य क्लब में 56% सदस्य महिलाएं हैं, 56 member are women and 44% members are men. If the average of men, आदमियों का 35 है, आदमियों का 35 है, ये लीजिए, और आपसे कह रहा है महिलाओं की औसत आयु 30 वर्ष है, फीमेल की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है। ठीक है बेटा, तो पूछ रहा है सभी सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी। टोटल सभी सदस्यों की औसत आयु x हो जाएगी। देखो उसने क्या किया, गलती करवाने के लिए एक स्वास्थ्य क्लब में 56% सदस्य महिलाएं हैं, पहले फीमेल दे रखी हैं, उसके बाद मेल दे रखे हैं। लेकिन अगर औसत की बात करें तो पहले पुरुषों का औसत दे रखा है और बाद में किसका दे रखा है, फीमेल्स का औसत दे रखा है। चलिए सर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां से एलिगेशन मेथड अप्लाई कर दिया, या मैं कहूं आपसे जो अपन करते हैं ना स्टेप डेविएशन मेथड, वो इस डेविएशन मेथड यूज कर दिया। तो मैंने मान लिया इन तीनों का जो एवरेज रहा होगा वो 30 रहा होगा, 30 कितना रहा होगा बेटा, 30 रहा होगा। तो 30 से 30 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 0। 30 से ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, और यहां पे जब करोगे 30 तो ये आ जाएगा x माइनस 30, सिंपल। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्सेप्ट आप जानते ही हैं, 55 बराबर में यहां करेंगे 25 को x से, तो ये हो गया जी 25x, माइनस में 25 को जब 3 से करेंगे, 25 3 75, तो ये हो गया जी 750, 750। ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 25x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी सर 750 जमा 55। ठीक है, तो आप कहेंगे सर x की अगर वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है यहां से, तो ये 5 हो गया, 5 और 5 10 का 0 1 बचा 805। तो 805 को किससे डिवाइड करना है, 25 से। 25 से अगर मैं इसको काट देता हूं, 25 3 75, 5 बच गया, 25 दूनी 50, 5 बच गया सर आपके पास, तो 25 दूनी 50, तो 32.2 आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहां से लगभग आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना वापस से बेटा कैलकुलेशन में, कॉन्सेप्ट अपन ने बिल्कुल सही अप्लाई किया है। तो आप कहोगे 25 3 75 पे 5 बच गया, 25 दूनी 50 पे 5 बच गया, ठीक है। फिर आप कहोगे 25 दूनी 50, पूरा पूरा कट जाएगा, तो 32.2 आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहां से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इस सवाल को, इसी क्वेश्चन को गलती से कर दिए होते, मैंने जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन किया था तो मुझसे भी ये गलती हो गई थी कि मैंने फीमेल्स को सीधा 35 और 44 किसका मान लिया था, 30 वालों का मान लिया था, तो मेरा आंसर आया था 32.8। अगर आप भी करेंगे तो भी फिर आपका आंसर कितना आएगा, 32 पॉइंट, थोड़ा सतर्क रहे, 32.2 आपका आंसर है। चलिए सर, 5 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 750 मीटर से हरा देता है।
ए और बी के बीच में एक रेस हो रही है 5 किलोमीटर का मतलब क्या होता है सर? 5000 मीटर की। 5000 मीटर की दौड़ में ए ने बी को हरा दिया 750 मीटर से। इसका मतलब ये हुआ अभी भी ए की तुलना में 750 मीटर पीछे है। ए अपनी पूरी रेस कंप्लीट कर चुका है। उतनी देर में बी ने 4250 मीटर चला होगा, तो 750 मीटर से क्या हो गया होगा? हार गया होगा। और सी को, ये जो बी ए है, ये बी को भी हराता है और सी को भी हराता है। सी को हराता है 1260 मीटर से। अगर ये 5000 मीटर चल लिया तो ये केवल 3740 मीटर चल पाया होगा। 3740 मीटर चल पाया होगा। उसी दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा? उसी दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा? माइनस करेंगे तो पता चलेगा जी ये लास्ट में 10 आ गया। जब माइनस करेंगे तो पता चलेगा जी ये तो 5 आएगा। कितने मीटर से हरा देगा? 510 मीटर से। अब आप 510 मीटर को ऑप्शन में चेक करते हैं, लेकिन ऑप्शन में तो 510 नहीं मिलेगा, तो आप अप्रोक्स लगा के आएंगे। तो क्या लगा के आएंगे? 500 लगा के आएंगे। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। भाई हम क्या करते हैं, जिन दो लोगों का हमको कंपैरिजन करना है, अब यहाँ पे एक ही बात तो सारी की सारी खत्म हो जाती है ना। दौड़ कितने की थी? अगर बी सी से तेज दौड़ता है और इन दोनों के बीच में अगर 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई जाए, अभी तो इन दोनों के बीच में 4250 मीटर की दौड़ है, जिसमें ये 3740 चल पाया और 510 मीटर से जीत गया। लेकिन बी को टोटल दौड़ जो लगानी है वो 4250 की नहीं लगानी, कितने की लगानी है? 5000 मीटर की। ये 4250 तो ये एक एक कंपैरिजन में चलता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 510 अपना आंसर निकल के आ जाएगा। नहीं साहब, जब दोनों को कंपेयर करोगे 0 से 0 कितने गुना हो गया, तो मैं सीधा लिख देता हूं 500/425 गुना है। इसमें इसका डिवाइड करके ही तो पता चलेगा। तो आप कहोगे आप जितनी मीटर से जीतते हो ना, वो भी आपका 500/425 गुना हो जाता है। तो देखो भैया, 25 से फुर्सत हुआ 20 बार और 25 से फुर्सत हुआ 17 बार, और 17 से जब इसको काटोगे 30 बार कट जाएगा। 30 दूनी 600, तो कितने मीटर से आप रनिंग जीत गए होगे? तो 600 मीटर से आप रेस जीत गए होगे। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिन दो लोगों के बीच में रेस हो रही है उसमें से पहले वाला जो तेज दौड़ने वाला पर्सन है उसको हमें पूरा चलाना पड़ता है, ना कि जितना वो चला है उतना चलाना पड़ता है। ये रेस का कॉन्सेप्ट है सर। आगे बढ़ते हैं। After successive discount of 26% and 22.5% and item was sold at a profit of 24%, आपने क्या किया? दो सामान को, पहले वाले को 26% के और दूसरे वाले को 22.5% के क्रमिक लाभ पर बेच दिया। अगर मुझे 26% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप कहेंगे मुझे जो डिस्काउंट मिल रहा होगा ना, 2 से कट गया 13 बार, 2 से कट गया 50 बार, तो मैं कह सकता हूं अगर किसी सामान की कीमत 50 रही होगी तो मैंने वो सामान 13 रुपए के डिस्काउंट पे कितने का खरीद लिया होगा? 37 रुपए का। दूसरी चीज, दूसरा जो आपको बेटा डिस्काउंट, बिल्कुल बेसिक से समझ लो, दूसरा जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 22.5% का। तो 22.5% तो 225/1000 कर लिया मैंने। 25 से काटेंगे साहब 40 बार कट जाएगा, और 25 से काटेंगे तो 9 बार कट जाएगा। तो आपको जो दूसरा डिस्काउंट मिल रहा है वो 9/40 का मिल रहा है। अगर 40 रुपए का कोई सामान है, 9 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो आपने वो कितने का खरीदा होगा? 31 का। तो मैं कह सकता हूं कि 2000 रुपए का मेरा सामान बिका कितने का? 37 इंटू 31, इतनी कीमत का बिक गया होगा, बिका होगा। अगर उसका मार्क प्राइस 2000 है तो आपने उसको कितने में सेल कर दिया होगा? मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा इतने में सेल कर दिया होगा। वो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 925 है,
और 925 रुपए का अगर आपने वो सामान खरीदा है और 24% का आपने प्रॉफिट कमा लिया, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 925 रुपए के सामान को 24% के लाभ पर आपने 124 का बेच दिया होगा कि नहीं बेचा होगा? तो 4 से कट गया जी 25 बार, और 4 से कट गया 31 बार, 25 से कट जाएगा 25 3 75 7 37 बार। इसका मतलब वो सामान तुमने जो बेचा होगा 37 गुणा 21 का ही बेचा होगा। चेक कर लीजिए, 37 गुणा 31 का बेचा होगा। अरे देखो ये तो संयोग हो गया कि अपन ने जो फ्रैक्शन से सवाल किया उसका सेलिंग प्राइस और जो सवाल में डेटा दिया हुआ था उसका सेलिंग प्राइस दोनों आपस में कैसे आ गए? बराबर बराबर। इसका मतलब सामान अगर इतने रुपए का बिकता है तो उस सामान का जो मार्क प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा? 2000 रहा होगा। अब मान लीजिए ऐसा नहीं होता, हमने फ्रैक्शन से जो सेलिंग प्राइस निकाला और 924 रुपए को 24% के प्रॉफिट पर बेचने पर जो सेलिंग प्राइस निकला, अगर ये दोनों अलग अलग होते तो हम क्या करते? हम दोनों का कंपैरिजन कर लेते। भाई ये यूनिट इसके बराबर है तो उसका मार्क प्राइस दुगनी होगी, तीन गुनी होगी, आधी होती तो ये भी दुगना तीन गुना और क्या हो जाता? आधा हो जाता। जैसे अपन कंपेयर करके सवाल को करते हैं। इसमें संयोगवश ऐसा हुआ कि दोनों जगह से सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या आ गई? सेम। तो करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों बराबर है, सीधा सीधा एक गुना है, ये भी एक गुना होगा तो आपका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। चलिए सर, एक दुकानदार ने रेफ्रिजरेटर और गीजर को एक साथ 30,400 रुपए में बेच दिया। ये सेलिंग प्राइस है सर। अगर आप कोई सामान बेच रहे हो तो वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस है दोनों का, फ्रिज और गीजर का, दोनों का सेलिंग प्राइस है। उसने फ्रिज को 25% और गीजर को 10% के लाभ पर बेचा। देखो सर, जितने भी पैसे का फ्रिज आता है अगर मैं इसको 125% का बेच दूं, ये हो गया फ्रिज का सेलिंग प्राइस। और जितने रुपए का गीजर आता है अगर मैं इसको 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा हूं तो 110% में बेचा होगा, तो दोनों से मुझे जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 30,400 रुपए का। आई मेरी बात समझ में? फिर बोल रहा है कि उन्हें एक साथ 30,700 रुपए में बेचकर वो अगर इस सामान को 30,700 रुपए का बेचते तो उनको क्या करना पड़ता? उनको फ्रिज को 10% के लाभ पर, तो फ्रिज को तो बेचना पड़ता 110% में, और गीजर को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचना पड़ता सर? 25% के प्रॉफिट पे। कितने परसेंट पे? 125%। तो सर अब यहां से आपको क्या करना है? दो इक्वेशन दे रखे और दोनों इक्वेशनों को कैसे सॉल्व किया जाता है ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब दो समीकरण होते हैं तो उनमें से किसी एक डेटा को क्या कर लिया जाता है? बराबर बराबर कर लिया जाता है। अगर मैं इसको 110 से और इसको 125 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको 110 से और इसको 125 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप कहेंगे जब दोनों को माइनस 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 किया जाएगा ना तो ये दोनों कट जाएंगे। 110 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 125 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा गीजर इंटू 11 का स्क्वायर 121 20। अरे यही आएगा कि नहीं आएगा? परसेंट माइनस जो गीजर का प्राइस है, मैं यहां से लिख देता हूं सर, थोड़ी सी जगह घिरेगी। गीजर के प्राइस का 121.00% माइनस में गीजर के प्राइस का 125 का स्क्वायर होता है सर 156.25 बराबर जो होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो सर मुफ्त की 3 जीरो तो आएंगी, ये तो फिक्स है। 11 चौक 44, 11 3 33, तो 3344 आ गया। अब रहा इसको माइनस करने की बात। 125 को 7 से करोगे तो 700 और 25 सत्ते 175, तो 700 875, 875 का जी 75 आ गया। पहली बात तो 2 जीरो में लिख देता हूं,
ठीक है ना, 2 जीरो तो आएंगी और 75 आ जाएगा। बच गया मेरे पास 8। 125 3, 125 को 3 से करोगे ये होगा 375, और 375 में जब 8 जोड़ दोगे ना तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 का 3, 7 और 1 8, तो ये हो जाएगा 383750। यही होगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, मैं भी आपके सामने ही कर रहा हूँ ये सारी की सारी कैलकुलेशन। अब आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं। देखिए अब क्या करें, माइनस करते हैं और क्या करें। इसमें से इसको माइनस करोगे तो नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू बचेगी जी इंटू कितना बचेगा 25, तो सीधा सीधा 25 तो ये हो गया। 6 में से 1 माइनस करोगे जी 5 बच जाएगा, बच गया 15, ये बच गया 35। 25% का मैंने नीचे 100 लिख लिया बराबर, ये माइनस का बचेगा। ये देखो 7500 में से 4000 माइनस करोगे तो 3500 आएगा। भाई 7500 में से 4000 माइनस करोगे तो 3500 ही तो आएगा, ठीक है ना। 13 में से 4 माइनस करोगे 9 बचेगा, कितना ही बचेगा। 7 में से 3 माइनस करोगे 4 बचेगा, 49350 आपका बचेगा। माइनस से माइनस कट गया, 25 से कट गया जी 4 बार। 25 से काटते, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 25 एकम 25, 141 बार। 141 का जरूर ये कोई ना कोई मल्टीपल होगा, 141 का कोई ना कोई मल्टीपल बनेगा। 4 बार नहीं कर सकता, 3 बार करूंगा, पहली बात तो ये। फिर अगर यूनिट प्लेस में 5 है तो लास्ट में भी 5 होना चाहिए, तो सर चेक करने की जरूरत नहीं है, 3500 बार ही कटेगा ये। और 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर आपके गीजर की जो वैल्यू आ जाएगी 35 चौक 140 और 2 जीरो 14,000 रुपए आ जाएगी। क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है यदि गीजर को 17% के लाभ पर बेचा जाता है। भैया गीजर आ रहा है देखो 14,000 का, अगर इसको 17% के लाभ पर बेचोगे तो इसको बेच दो 117% में इतने रुपए में, ये लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो तो आने आने है। 14 सत्ते 98, 98 का 8, 9 बच गया जी, ठीक है। 14 एकम 14 और 9 23 का 3 जी, 2 बच गया। 14 एकम 14 और 2 16, 16,380, 16,380। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि सवाल में केवल समस्या की जो बात थी वो बेटा कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन थी और कैलकुलेशन थी। इसके अलावा सवाल में और कुछ भी नहीं था। कोई ऐसा लॉजिक नहीं कि आप सवाल को नहीं करके आ सकते थे। एक बार अच्छे से इस सवाल को देख लीजिए, अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस सवाल में क्या डाउट है, नहीं तो दोबारा इसको रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। चलो, एक चोर को 300 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी द्वारा देखा जाता है। मान लीजिए ये कोई चोर है और इससे 300 मीटर की दूरी पर ये थीफ है, और इससे 300 मीटर की दूरी पर यहां पे पुलिसमैन, एक पुलिस का आदमी खड़ा है। पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पुलिस चलता है इसको पकड़ने के लिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कह रहा है कि चोर चलता है, अरे वाह, चोर चल रहा है सर इसी डायरेक्शन में, अब इसकी तरफ तो भागेगा नहीं, ये तो अपनी जान बचा के दूसरी तरफ भागेगा, लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये कभी पकड़ में ही नहीं आएगा। उल्टा क्या होगा, अगर इसकी स्पीड ज्यादा और इसकी स्पीड कम है तो इन दोनों के बीच का गैप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा। अगर इन दोनों के बीच का गैप बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन होगा क्या अपना, 500 मीटर। अपन डायरेक्ट सवाल को करके आ सकते थे। दूसरा दूसरा देखिए कैसे करेंगे। 12 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी कितनी होगी वो आपसे ये पूछ रहा था, मतलब दोनों को कितने मिनट चलाना पड़ेगा, 12 मिनट। जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो दोनों कितनी स्पीड से चलती हैं, रिलेटिव स्पीड से। दूरी कितनी चलेंगी ये पता करने के लिए स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा, और दोनों 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी। 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड, और दोनों 12 मिनट, 12 मिनट 12 को अगर सेकंड में चेंज करूं तो 60 से, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड में, ये हो गया सेकंड में। 6 दूनी 12, 6 तिया 18,
3 से कट गया जी 20 बार 60, ये हो गया 10 और 2 20, 200 मीटर। इसका मतलब 200 मीटर और इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ गई होगी। क्या हो गई होगी? इन दोनों के बीच की दूरी और 200 मीटर बढ़ गई होगी। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितने मीटर हो जाएगी साहब? 500 मीटर इन दोनों के बीच की दूरी हो। मैंने पहले ही आपको डायरेक्ट बता दिया था कि कितनी आएगी आपकी, 500 मीटर निकल के आएगी। आई बात समझ में? चलिए, 3 दोस्त, ये भी सर एवरेज का बड़ा ही शानदार कैलकुलेटिव सवाल है, इसको भी देखना जरा गौर से, पहुंचते हैं इसके रिजल्ट तक। 3 दोस्त राम, रमेश और श्याम का औसत वजन 76 केजी है। वो कह रहा है 3 दोस्त हैं, एक राम है, एक रमेश है और एक श्याम है। जो चीज कम लिख के हो सकती हो उसको कम लिख के कर लेंगे। इन तीनों का जो वेट है वो कितना है? 76 केजी। अब क्या कह रहा है? सोमेश उनके साथ जुड़ जाता है। एक आदमी है जिसका नाम सोमेश है, ये इनके साथ जुड़ गया। चारों दोस्तों का औसत वजन, अब चारों का जो वेट है वो कितना हो गया? 74 केजी। इसका मतलब इसके आने से एवरेज वेट कितना कम हो गया? 2 कम हो गया। अगर भाई इसका वेट 74 होता, अगर इसका वेट माफ करना 76 होता, अगर इसका वेट कितना होता? 76 होता, 76 किलोग्राम होता, तो आप ये कहते कि सर ये इन लोगों में घुल मिल जाता, ना तो एवरेज को कम करता ना एवरेज को ज्यादा करता। इसका मतलब अगर इन्होंने दो दो कम कर दिए, कितने लोगों के ऊपर? 4 लोगों के ऊपर, तो ये कितना वजन कम लेके आया होगा? 8 किलो। तो इसका वजन जो होगा पुराने वाले से 8 किलो, इसका मतलब सोमेश का वजन कितना हो गया? 68 किलो। ये आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, बस इतनी सी कैलकुलेशन आप बचा सकते हो कि सोमेश का जो वजन है वो कितना आ गया? 68 केजी। अब आगे, यदि मोहन, जिसका वजन सोमेश से 2 किलोग्राम अधिक है, एक मोहन है जिसका वजन सोमेश से 2 किलो ज्यादा है, तो इसका वजन कितना हो गया? 70। रमेश की जगह ले लेता है। पहले ग्रुप में कौन कौन था? राम था, रमेश था, श्याम था और सोमेश था। यही थे ना? इन चारों का जो एवरेज वेट था ना वो 74 था। कितने लोगों का? 4 लोगों का। अगर मैं इन चारों का वेट ऐड कर दूं तो इन चारों का जो वेट निकल के आएगा वो आएगा 74 इंटू 4। अब वो कह रहा है कि रमेश की जगह कौन आ गया? मोहन आ गया। बाकी राम अपनी जगह पे है, श्याम अपनी जगह पे है और सोमेश भी अपनी जगह पर स्थित है। अब इनका जो एवरेज वेट है वो कितना हो जाता है? 68 केजी हो जाता है। 4 लोगों का 68 इंटू 4। ये लीजिए। अब सर इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। 2 इक्वेशन आपके पास हैं, दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं? ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दिया, तो सोमेश से सोमेश, श्याम से श्याम, राम से राम, तो ये हो जाएगा रमेश का जो वेट होगा और मोहन का जो वेट होगा, इन दोनों के वेट का जो डिफरेंस निकल के आएगा। सर इन दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, पहली बात तो मैंने ये किया। अब 68 और 6, तो दोनों का वेट कितना आ जाएगा? 24। यही आएगा। इन दोनों का डिफरेंस 6 है, 4 कॉमन आ गया, 6 चौक 24। तो आप कह सकते हो कि अगर यहां से मेरे पास मोहन का वेट 70 है, तो 70 इधर जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो रमेश का जो वेट आएगा वो कितना आ जाएगा? 94। तो आपका आंसर कितना आ गया सर? 94। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे, 16 व्यक्तियों में से 14 व्यक्तियों का औसत वजन 75 किलोग्राम है। 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये 16 लोग हैं। इन 14 का
ये टोटल थे 14, 15, 16। इनमें से इन 14 व्यक्तियों का जो वेट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। बाकी ये 14वें नंबर का व्यक्ति है, 14th नंबर का, नहीं 16 है ना, तो ये 14 होगा, ये 15 और 16 बचे होंगे। ये वाला 15th नंबर का व्यक्ति है और ये वाला 16th नंबर का व्यक्ति है। आई बात समझ में? अब आगे क्या कह रहा है, शेष दो व्यक्तियों का कुल वजन इन दोनों का टोटल क्या है साहब। 16 व्यक्तियों के औसत से मैंने मान लिया इन 16 व्यक्तियों का औसत कितना है, x है, इससे 48 ज्यादा है, तो इन दोनों का वेट कितना हो गया, x प्लस 48। यही बोल रहा है साहब। अब ये तो 14 व्यक्तियों का वेट हो गया, ये बचे हुए दो व्यक्तियों का वेट हो गया और ये टोटल व्यक्तियों का वेट हो गया। तो 14 व्यक्तियों का जो वेट होगा वो होगा 14 इंटू 75 प्लस शेष दो व्यक्तियों का वेट है x प्लस 48 बराबर, और वो सारे की सारे 16 व्यक्तियों के एवरेज वेट के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा साहब। तो आप देखिए ये तो बचा 15x बराबर में, इसको जब अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 पंजे 70 का 0 7 बच गया, 14 सत्ते 98, 98 और 105 और प्लस में क्या ऐड करना है सर, 48। तो आप कहेंगे x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1098 और 1098 को 15 से जब आप डिवाइड करोगे 15 सत्ते 105, 4 बच गया, 15 3 45, 15 दूनी 30, पूरा पूरा कट गया, 73.2 टाइम्स। तो आप कहेंगे x की जो वैल्यू वो कितनी होगी, 73. x आ गया आपका 73.2। अब वो कह रहा है कि शेष दो व्यक्तियों का औसत बताइए, 15वें व्यक्ति का वजन प्लस 16वें व्यक्ति का वजन का औसत, तो दोनों के जोड़ में 2 से डिवाइड करेंगे तो इनका एवरेज आएगा कि नहीं आएगा निकल के। तो सर मैंने x की वैल्यू रख दी 73.2 प्लस 48, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो आखिरी के दोनों व्यक्तियों का क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा। सर ऐड कर लेते हैं 0.2, 8 और 3 11 का एक बच गया एक, 8 एक सेकेंड, 7 और 4 11 और एक 12, 1 2 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 6 12 0 2 6 12 तो 60 पॉइंट कितना आ जाएगा 6। तो आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 60.6, डी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आई बेटा बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। डीआई से सर क्वेश्चन है आपका, वो क्या कह रहा है कि जो आपको चार्ट दे रखा है, बार ग्राफ जो आपको दे रखा है उसकी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। क्या है इस बार ग्राफ में, 2015 से 2017 के दौरान 4 अलग अलग कंपनियों P, Q, R और S द्वारा निर्मित स्कूटरों की संख्या को दर्शाता है। X अक्ष निर्मित स्कूटरों की संख्या को दर्शाता है और Y अक्ष कंपनियों को दर्शाता है। बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखो बेटा सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, किस वर्ष कंपनी आर, तो केवल आर की बात हो रही है, तो ये रही साहब कंपनी आर, ठीक है। कंपनी आर के लिए पिछले वर्षों की तुलना में स्कूटरों के निर्माण में प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा हुई। आर में 2015, 2016, 2017, 2015, 2016, 2017, 2015 में आर कंपनी ने कितने स्कूटर बनाए, 500। 2015 में आर कंपनी टोटल 500 स्कूटर बनाती है। ऐसे ही 2016 और 2017 में 2016 में बनाती है साहब 600 और 2017 में 700। यहां बनते हैं 600 स्कूटर और यहां बनते हैं 700 स्कूटर। वो कह रहा है कौन से साल स्कूटरों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। देखो
कितने बढ़ गए 2016 में? 100। कितने में से? 500 में से, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कट गया 20 बार, तो 2016 में जो वृद्धि हुई उस उत्पादन में वो 20% की हुई। 16 से 17 में भी 100 बढ़े, किससे? 600 से, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से जब काटेंगे तो 16.6% इतनी वृद्धि हो गई। तो 2015 का तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। 2016 में वृद्धि ज्यादा है कि 2017 में वृद्धि ज्यादा है? तो आप कहोगे 2016 में वृद्धि ज्यादा है, तो इसका आंसर आएगा ओनली 2016। केवल 2016 में स्कूटरों के उत्पादन में वृद्धि का प्रतिशत अधिकतम रहा होगा। ठीक है, चलिए। अजीत एक गोलाकार मैदान के चारों ओर 2 चक्कर प्रति घंटे की गति से चलता है। ये मान लीजिए कोई गोलाकार चक्कर है और यहां से अजीत नाम का लड़का चलता है, पूरा एक चक्कर लगाता है और फिर एक चक्कर लगाता है। तो भैया इसको 2 चक्कर लगाने में 1 घंटा लगता है। मैंने मान लिया एक चक्कर 10 किलोमीटर का है और इसने अगर 1 घंटे में 2 चक्कर लगा लिए तो ये 20 किलोमीटर चलता है हर घंटे में। तो ये इसकी स्पीड हो जाएगी। मोहित, कोई दूसरा लड़का, मोहित, ये क्या करता है साहब? मोहित 10 चक्कर प्रति घंटे लगाता है। 1 घंटे में 10 चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब इसकी स्पीड हो गई 10 गुणा 10, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यही रही होगी कि नहीं रही होगी? वे सुबह 6:30 बजे, ये यहां से कितने बजे चलना शुरू करते हैं सर? 6:30 पे चलना शुरू करते हैं। 6:30 बजे एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। ये भी इधर भाग रहा है, ये भी इधर भाग रहा है, दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। अब यार एक बात बताओ, पहली बात तो ये है कि यहां से जो मोहित चलेगा वो 100 की स्पीड से चलेगा और यहां से जो अजीत चलेगा ये 20 की स्पीड से चलेगा। तो इसी पॉइंट पे मोहित अजीत को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है। वो पूछ रहा है कि किस समय एक दूसरे से पार करेंगे, मतलब एक दूसरे से कब मिलेंगे दोनों। तो मुलाकात कैसे होगी जरा वो समझो। मोहित की स्पीड बहुत ज्यादा है और अजीत की स्पीड कम है, तो मोहित तो चला गया बड़ी स्पीड से, ये मोहित जा रहा है और अजीत धीरे 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 चल रहा है। मोहित आ रहा है, अजीत धीरे धीरे चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अजीत दूसरा चक्कर लगाएगा, मोहित जब दूसरा चक्कर लगाएगा और अजीत का पहला चक्कर चल रहा होगा, तब मोहित की और अजीत की मुलाकात होगी। तो मुलाकात करने से पहले मोहित पूरा एक चक्कर लगा चुका था, तो पूरा एक चक्कर लगाने में ये कितना समय लेता है मैं वो निकाल लेता हूं। सर 10 किलोमीटर का चक्कर है और ये चलेगा 100 की स्पीड से। इसका मतलब आप सीधा सीधा कह सकते हो कि भैया ये कितने 6 मिनट ले रहा होगा। कितने ले रहा होगा? 6 मिनट ले रहा होगा या 1/10 घंटे ले रहा होगा। तो यहां से यहां तक पहुंचने में 6:30 तो हो ही रहे थे, 6 मिनट और लग गए, तो 6:36 पे तो एक चक्कर लग पाया। लगा कि नहीं लगा? अब टाइम हो गया जी 6:36। यहां पे मोहित खड़ा है दोबारा और कुछ दूरी पे मान लो यहां से यहां तक अजीत पहुंच गया होगा। तो यहां से यहां तक 6 मिनट में अजीत कितना चल लिया या 1/10 घंटे में कितना चल लिया? अगर ये 20 की स्पीड से चलता है तो 1/10 घंटे या 6 मिनट में कितने किलोमीटर चल लिया होगा? यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी ना सर, वो कितनी आएगी? 2 किलोमीटर की आएगी। तो अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बचा वो 2 किलोमीटर बचा। यहां से चलेगा मोहित, यहां से चलेगा अजीत, दोनों को चलना है 2 किलोमीटर। तो भैया दूरी है 2 किलोमीटर की और जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो
तो आप कह सकते हो यहाँ से 1/40 घंटे के बाद मिलेंगे। और अगर इस 1/40 घंटे को मैं मिनट में चेंज करूं तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 से 0, 4 से कट गया, 1.5 मिनट के बाद मिलेंगे। 1.5 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 मिनट और 30 सेकंड के बाद मिलेंगे। तो आपका कितना हो रहा है सर ये? 1 मिनट और 30 सेकंड के बाद अगर मिलेंगे तो इनकी जो मुलाकात होगी 6:37 और 30 सेकंड पे इनकी क्या हो रही होगी? मुलाकात हो रही होगी। 6:37 पहला ऑप्शन आपका यहां से क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आई बेटा बात समझ में? एक बार मैं आपके कमेंट्स ले लेता हूं। आई बात समझ में? तो क्या आ जाएगा? 6:37 और 30। अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। वोटिंग मशीन में खराबी के कारण अवैध वोट उम्मीदवार बी को वोटों की गिनती में गिने जाते हैं। देखिए सर, जहां पे चुनाव हो रहा है वहां पे टोटल कुछ वोट होंगे और उन टोटल वोटों में से कुछ वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए, अवैध लोग हो गए। मैंने मान लिया इनवैलिड वोट हमारे पास कितने थे? एक्स थे। जिन लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, अलग कर दिया गया, वो क्या थे? एक्स थे। दो उम्मीदवार थे, एक ए और एक बी। एक उम्मीदवार ए था और एक उम्मीदवार कौन था? बी था। अब आगे पढ़ते हैं, सवाल की कहानी क्या कह रही है। वो कह रहा है कि उम्मीदवार बी के वोटों में गिने जाते हैं जिसे अवैध वोटों का 5 गुना मिला। इसे वोट मिलने थे 5 बी को, और ए को अवैध वोटों का 8 गुना मिला, तो ए को मिले होंगे साहब कितने? 8x। इनवैलिड वोटों का 5 गुना इनवैलिड वोटों का। इसका मतलब ये है 8 और 5 13 और 1 14। समझना मेरी बात को थोड़ा सा गौर से, कि टोटल वोट कितने थे? 14 थे। कितने थे टोटल वोट? 14। 14 में से कितने इनवैलिड हो गए? एक वोट इनवैलिड हो गया, बचे कितने? 13। 13 में से 8 इसे मिल गए और 5 किसे मिल गए? इसको मिल गए। अब ये वोट हटा देना था, क्योंकि इससे तो वोट डलवाया ही नहीं गया। हमने क्या किया? गलती से इनवैलिड वाले वोट को किसकी गिनती में शामिल कर लिया? बी की गिनती में शामिल कर लिया। तो यहां से पता चला कि अगर इसको 8x वोट मिले हैं तो इसको कितने वोट मिले होंगे? 6x वोट मिले होंगे। और ये कितने वोटों से जीत गया होगा? 2x वोटों से जीत गया होगा। और 2x वोट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 28 वोटों से जीता। तो आप कह सकते हो x बराबर कितना हो गया? 14। और जब x की वैल्यू आप 14 पुट कर देंगे तो 14 इंटू 14 टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 196। तो टोटल वोट आपके पास कितने होंगे? 196 होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आप इसकी लैंग्वेज को अच्छे से जानते हैं तो सवाल को इजीली फॉर्म में करके आ जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। 1.4 मीटर लंबाई का एक मोटा बेलनाकार पाइप जो दोनों सिरों से खुला है, उसका आंतरिक और बाहरी व्यास क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। इसकी सभी तरफ पेंट किया जाना है। पेंटिंग की लागत क्या होगी मीटर स्क्वायर में? तो आपको इन सारी चीजों को किस में चेंज करना है? मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। देखिए सर, वो कह रहा है एक बेलनाकार पाइप है, मोटा बेलनाकार पाइप। मैं सीधा कर लेता हूं, इसकी हाइट कितनी है? 1.4। ठीक है। इसका आंतरिक व्यास 60 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया हमारे पास 30। तो भैया स्मॉल रेडियस हो गई 0.3 अगर मीटर में बदलोगे तो। और अगर कैपिटल आर की बात की जाए तो कैपिटल आर कितना है इसका सर? 80/40 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। क्या कह रहा है इसका? इसका पेंट करना है। पेंट किस पे करेंगे? टोटल सरफेस एरिया पे। तो आपको पता होना चाहिए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। मैं लिख देता हूं, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सब? इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r प्लस आर इंटू r प्लस एच माइनस आर, टोटल सरफेस एरिया। इनको तो आप याद कर लें तो बहुत बेहतर रहेंगे। तो ये हो गया 2 इंटू, सर बोल रहा है कि 22/7 यूज करें तो 22/7 यूज कर लेते हैं।
आर प्लस आर है सर, इंटू आर प्लस आर, तो 0.4 और पॉइंट, तो ये हो गया जी मेरे पास 0.7 इंटू आर प्लस एच 1.4 और 0.4 1.8, 1.8 में से माइनस करेंगे 1.5, यही आएगा कि नहीं आएगा? 1.4, 1.8, 1.8 में से 3 माइनस करेंगे 1.5 आ जाएगा। और इतने मीटर स्क्वायर की जो लागत है वो कितनी है? 110 है, तो लगे हाथ 110 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो सर, पॉइंट का 0 इसको काट देगा, 7 से 7 कट जाएगा। अगर 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा? 3 आएगा मेरे पास। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 66 आ गया, यही होगा 66 इंटू 11, ये आपकी वैल्यू बनेगी, तो ये हो गया 660 और 66 732, कितना? 732, 732 कौन से ऑप्शन में आ जाएगा? ये छिपा हुआ है आपका लास्ट में, 732 732 आपका क्या होगा? आंसर होगा। आई बात समझ में? चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। पहले तो यहां से यहां तक इस लाइन का एक बार मतलब समझ लेते हैं, वो क्या कहना चाहता है। कि मान लीजिए आपके पास 1 रुपया था और आपका पैसा 5 गुना हो गया, कितने रुपए हो गया होगा? 5 रुपए। तो 1 रुपए से आपको 5 रुपए बनाने के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा वो कितने रुपए का मिला होगा? 4 रुपए का। और ये 4 रुपए का ब्याज कमाने में आपने कितने साल का समय ले लिया साहब? 12 साल का समय ले लिया। तो आप कह सकते हैं कि 1 रुपया कमाने में आपको जो टाइम लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? 3 साल का टाइम लग रहा होगा। तो पहली लाइन से कुछ चीजें यहां पर क्लियर कर लिया। कितना लग रहा होगा? 3 साल लग रहा होगा। अब वो कह रहा है 27 वर्षों में यह कितने गुने हो जाएगा? 1 रुपया कितने रुपए हो जाएगा? 1 रुपया कितने रुपए हो जाएगा? कितने साल में? 27 साल में। तो जरा देख लेते हैं कि 27 साल में आप कितना ब्याज कमा के लाएंगे। अगर 3 साल में 1 रुपए का ब्याज कमा रहे हैं तो 27 सालों में आपको 9 गुना समय मिल रहा है। अगर 9 गुना समय मिल रहा है तो आपने ब्याज भी कितना कमाया होगा? 9 गुना कमाया होगा। मतलब आपने ब्याज कितने रुपए कमाया होगा? 9 रुपए। 1 रुपए किसी को दिए, 9 रुपए ब्याज कमाया, तो आपका जो पैसा था वो कितने गुना हो गया था? 10 रुपए हो गया था। तो अगर अब आपका पैसा 5 गुना हो रहा है तो बाद में आपका पैसा कितने गुना हो जाएगा? सर 10 गुना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन यहां से आपका करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए सर, उसने कहा 525 सेंटीमीटर लंबे और 378 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत बिछाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वर्गाकार टाइलों की संख्या की आवश्यकता होगी। कितनी कम से कम टाइलों की आवश्यकता हो? अगर कम से कम टाइल चाहिए तो एक टाइल का साइज आपको ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा साइज रखने के लिए हमें दोनों डेटा का क्या निकालना होगा? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए सर, अगर मैं यहां पे 525 लिख लेता हूं और यहां पे मैं लिख लेता हूं 378, इनका HCF मुझे निकालना है। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को एग्जैक्ट डिवाइड कर देता है? तो अपन डिफरेंशिएट मेथड से निकाल लेते हैं। दोनों का अंतर निकालते हैं पहले तो सर दोनों का अंतर निकालेंगे तो पता चलेगा 8 5 7 147 आएगा। अब 147 से तो दोनों नंबर कट नहीं रहे, तो 147 का कोई मल्टीपल होगा जिससे ये कट जाएंगे। तो आप कहोगे एक तो होता है 21 इंटू 7, एक होता है सर 49 इंटू 3, 4 तिया 12 9 तिया 27, ये इसके दो मल्टीपल होते हैं। अब चेक कर लीजिए, क्या ये दोनों सबसे बड़ा नंबर से चेक करते हैं? 49 से कट रहे हैं ये दोनों, तो आप कहोगे 49, 378 नहीं कटता, नहीं कट रहे सर। फिर आप चेक करोगे उसके बाद छोटा नंबर 21, 21 से ये कट जाता है क्या? 21 दूनी 42, 21 से कम 21 5 8 21, बिल्कुल सर दोनों किससे कट जाएंगे? 21 से। तो छोटे वाले नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है जब बड़े डेटा आपका निकल के आ गया। अगर मुझे 525 और 378 इसमें टाइल लगानी है
21 मीटर वर्गकार है तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी इतनी टाइल लगानी है तो कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी न्यूनतम, मैं वो निकाल लेता हूं। चलिए सर 7 से 3 बार 7 से इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आप कहेंगे 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28। 3 से मैंने इसको 18 बार काट दिया सर पूरा पूरा, ठीक है। उसके बाद ये कट जाएगा हमारा किससे, 3 से 7 बार और 3 से 6 बार सिंप्लीफाई कर लिया। 7 से मैं इसको भी काट देता हूं तो आप कहोगे 7 7 49 49, 3 बच गया, 7 पंजे 35। तो आप कहेंगे 75 का 2 गुना 150, 150 का 3 गुना 450, तो 450 टाइल की आवश्यकता होगी। इससे कम में काम नहीं कर सकता, 450 टाइलों की आपको आवश्यकता होगी ही होगी। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वो कह रहा है एक गोलाकार विज्ञापन गुब्बारे से 24 क्यूबिक फीट प्रति मीटर की दर से हवा लीक होती है। यदि गुब्बारे की त्रिज्या 8 फीट है, गुब्बारे की त्रिज्या 8 फीट है, तो आपसे पूछ रहा है गुब्बारा खाली होने में कितना समय लेगा। अपने उत्तर को निकटतम मान के लिए गोल करें और पाई का मान बताइए कितना होगा। और यहाँ पे पाई की जो वैल्यू आपको करनी है वो कितनी करनी है, देखो क्या किया उसने, एक बलून फुलाया और बलून फुलाने के बाद उसको ऊपर छोड़ दिया, तो उसमें से धीरे धीरे जो हवा निकल रही है, उस हवा की जो स्पीड आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 24 क्यूबिक फीट पर मीटर। अगर मैं ये पता कर लूं कि जो गोला है 8 फीट त्रिज्या का, इसमें कितनी हवा भरी जा सकती है, तो वो इसके वॉल्यूम के बराबर भरी जा सकती है। तो आप कहोगे ये होगा 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, तो 314/100 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, इतनी हवा भरी जा सकती है। और सर अगर 24 क्यूबिक फीट हर मिनट निकल रही है, तो अगर मैं इसको 24 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने मिनट में पूरी की पूरी हवा निकल के आ जाएगी। यही होगा कि नहीं होगा। चलो सॉल्व कर लो बस इसको, और कुछ भी नहीं था इसको करने के लिए। तो आप कहोगे 8 से कट गया जी 3 बार पूरा पूरा। के बाद अगर सॉल्व करने बैठेंगे इसको, तो मैं इसको 4 से काट लेता हूँ, ये 25 आ गया, इससे ज्यादा तो क्या ही होगा। ठीक है सर, तो ये हो गया 64, 3 से नहीं कटेगा तो आप कहोगे 314 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 9, यही आएगा। तो इसको पूरा पूरा सॉल्व कर लीजिए सर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 9 6 54, 9 7 63, अप्रोक्स 7 टाइम्स, ठीक है, 9 7 63, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। 25 से जब इसको आप सॉल्व करेंगे, 25 पंजे 125, 25 से कम 25, एक आ गया, बचा कितना 6, ठीक है, यही बचा ना, 25 से कम 25, फिर बोलोगे 25 दूनी 50 हो गया, कितना बचा 14, 25 6 150, मतलब 125.5 के समथिंग आएगा कुछ आपका रिजल्ट। तो आप कहोगे 7 एकम 7 4 3 मिनट में चेंज करेंगे 65 के अप्रोक्स आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक समतल चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 6 इकाई और 10 इकाई है। वो कह रहा है एक समलंब बना लीजिए, ट्रेपेजियम, जिसकी 2 समांतर भुजाएं क्या क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, और ये वाली कितनी दे रखी है बेटा, 6 दे रखी है। फिर बोल रहा है अन्य 2 विपरीत भुजाएं समान लंबाई की हैं, 8 इकाई। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों बराबर हैं, ये भी कितनी है 8 है, और ये भी कितनी है 8, ठीक है। फिर कह रहा है कि दोनों विकर्ण बराबर हैं, कोई बात नहीं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। सर क्षेत्रफल निकालने के लिए तो मुझे इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी कि नहीं निकालनी पड़ेगी। और आपको पता है कि दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी, बराबर बराबर होगी। अगर ये 6 है, समझना भाई, तो यहां से यहां तक की ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो 10 में से 6 ये गई, बची 4। उस 4 में अगर मैं इसको x मान लूं तो ये वाली मेरे पास कितनी होगी, 4 - x ही तो होगी कि नहीं होगी। यही होगा, यही दिमाग चल रहा है अभी तो सवाल को करने के लिए। देखिए अब अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं यहां से, तो आप कहोगे अगर 8 स्क्वायर में से माइनस कर दिया जाए 4 - x का स्क्वायर, तो इसकी लेंथ निकल के आ जाएगी। वहीं पे
अगर 8 स्क्वायर में से माइनस कर दिया जाए एक्स स्क्वायर तो इसकी लेंथ निकल के आ जाएगी और दोनों जगह से इसकी लेंथ आपस में कैसी होगी, बराबर बराबर होगी। 8 स्क्वायर से 8 स्क्वायर सिंप्लीफाई हो गया, ये आया माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर। आगे चलते हैं, माइनस में 4 का स्क्वायर 16, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस में 8x। माइनस को जब अंदर शिफ्ट कर देंगे नेगेटिव साइन के साथ एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 16 होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर होगा और प्लस का 8x हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे यहां से कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 16 इधर आ गया, 8x बराबर 16, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 2। इसका मतलब ये भी 2 थी और ये वाली भी कितनी थी, 2 थी। तो अगर मैं इन दोनों से 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, दोनों का डिफरेंस निकाला कितना आ गया 60, तो ये जो लेंथ निकल के आ गई ये आपकी कितनी आ गई, √60 आ गई। अब आपसे पूछ रहा है एरिया बताइए, एरिया क्या होता है सर, ट्रेपेजियम का हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दोनों समांतर भुजाओं का योग, इसको और इसको जोड़ेंगे 16 गुणा उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है √60। तो सर 2 से कट गया ये 8 बार, तो 8 √60। एक काम करता हूं मैं, √60 को लिख लेता हूं 2 इंटू अंदर चला जाएगा 15, 15 चौक 60 होता है, तो 2 बाहर आ गया, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 16 √50, क्योंकि इसको और आगे सॉल्व किया जा सकता तो मैंने सॉल्व कर दिया। 16 √15 कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। आई बेटा बात समझ में। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो अपन ने डिस्कस किए एसएससी एमटीएस के 3 पार्ट में, 2 पार्ट इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें करीब 40 से 50 क्वेश्चन थे। ये भी हमने आज 18 से 20 सवाल, लगभग 20 क्वेश्चन अपन ने आज भी सॉल्व कर लिए। तो वो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि टॉप 100 जो क्वेश्चन हैं जिनको करने में बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या आई थी उनको अपन सॉल्व करेंगे, जिसका 1-2 पार्ट और बचा हुआ है। तो 1-2 पार्ट में आपके मैक्सिमम मोस्ट डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे यहां से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो उसको 1 बार 2 बार जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसको दूसरे तरीके से किसी दूसरे सेशन में सॉल्व करवा देंगे। ठीक है बेटा, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।